स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल पे। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं जो CGST एक्ट के जो हमारे रूल्स चेंज हुए हैं वाया नोटिफिकेशन नंबर 14/2022 जो कि हमारे पास 5 जुलाई 2022 में आया था। इसमें इस नोटिफिकेशन के द्वारा बहुत सारे हमारे CGST रूल्स में चेंजेस लाया गया है। तो वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे क्या क्या इसमें चेंजेस लाए गए हैं। सबसे पहले जो ये है, हमें इनको क्या नाम दिया जाएगा पहले वो देखते हैं। शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट। दिस रूल में बी कॉल्ड द सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स अमेंडमेंट रूल 2022 इसे बोला जाएगा और ये रूल्स में चेंज आए हैं। In the Central Goods and Services Tax Rule 2017, in Rule 21A, in Sub-Rule 4, after the proviso the following proviso shall be inserted. जो रूल हमारा है 21A बात करता है सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन की। अगर आपका रजिस्ट्रेशन को सस्पेंड कर दिया गया है तो आपका जो है रिवोक हो जाता है। तो इसके बाद ये हमारा रिवोक करने के लिए ये जो है हमारे रूल में चेंज किया गया है। प्रोवाइडेड फर्दर दैट वेयर द रजिस्ट्रेशन हैज बीन सस्पेंडेड अंडर सब रूल 2A फॉर द कंट्रोवेंशन ऑफ द प्रोविजन contained in clause B, clause C, subsection 2 of section 29 and the registration has not been already been cancelled by the proper officer under sub rule 22, the suspension of registration shall be deemed to be revoked upon furnishing of all pending returns. फ्रेंड, सेक्शन 29 है हमारा CGST एक्ट का, वो बात करता है कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन की। इसके जो ये सब क्लोज हमें बताए हुए हैं सेक्शन 2 के सब क्लोज बी और सी। सब क्लोज बी और सी में बात कहा गया है अगर आप एज ए नॉर्मल टैक्सेबल पर्सन हैं और आपने रिटर्न्स फाइल नहीं करी हैं तो आपका जो है रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाता है। और सी में बात की गई है अगर आप कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन हैं तो आप रिटर्न फाइल नहीं करते हैं तो आपका जो है रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाता है। इस सब रूल 21A में फोर्थ प्रोविजो को ऐड किया जाएगा सब रूल 4 के बाद, जिसमें कहा जाएगा अगर आपकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया है एज पर सेक्शन 29 सब रूल 2 के अकॉर्डिंग तो आपका जो है रेवोक हो जाएगा अपने आप ही अगर आप अपने रिटर्न्स को फाइल कर देते जो आपने रिटर्न्स फाइल नहीं की है तो यह आपका ऑटोमेटिकली रिवोक हो जाएगा, आपको डिपार्टमेंट जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। नेक्स्ट चेंज देखते हैं क्या है हमारा। नेक्स्ट जो हमारा रूल है रूल 43 बात करता है इनपुट टैक्स रिवर्सल की अगर आपका कैपिटल गुड्स में है तो ये इंसर्ट कर दिया गया है आफ्टर क्लोज सी। आफ्टर क्लोज सी के बाद इसको इंसर्ट किया गया है द वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट्स स्पेसिफाइड इन द नोटिफिकेशन ऑफ द गवर्नमेंट इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस नोटिफिकेशन नंबर 35/2017 है। तो इसमें ड्यूटी स्क्रिप्ट भी ऐड कर दिए गए। इस केस में आपको रिवर्सल की रिक्वायरमेंट नहीं है। नेक्स्ट जो चेंज आया है रूल नंबर 46 में आया है। रूल नंबर 46 हमें बताता है टैक्स इनवॉइस के बारे में। देखते हैं क्या है ये हमारा। इन द सैड रूल 46 क्लॉज आर द फॉलोइंग क्लॉज शैल बी इंसर्टेड। क्लॉज आर में ये इंसर्ट किया गया है अ डिक्लेरेशन एज बिलो that invoice is not required to furnish in the manner specified under sub rule 4 of rule 48। रूल 48 का सब रूल 4 हमें बात करता है ई इनवॉइस की। आपको ई इनवॉइस बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। किस केस में बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है? इन ऑल केसेस वेयर द इनवॉइस इज इशूड अदर देन इन द मैनर सो स्पेसिफाइड अंडर सब रूल 4 ऑफ रूल 48 बाय द taxpayer having aggregate turnover in the preceding financial year 2017-18 onward more than the aggregate turnover as notified the said sub rule of rule 48। सब रूल 48 में कहा गया अगर आपकी जो है टर्नओवर 20 करोड़ रुपीज से एक्सीड हो जाती है किसी भी फाइनेंशियल ईयर में 2017 से लेकर टिल डेट तक तो आपके ऊपर एप्लीकेबिलिटी आती है ई इनवॉइस बनाने की मैंडेटरी। लेकिन बहुत सारे केसेस ऐसे हैं कि अगर आपकी थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस हो जाती है तब भी आपको ई इनवॉइस बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। वो कौन से केसेस है? अगर आप नील रेटेड में या एग्जाम सप्लाई में डील करते हैं तो उस केस में आपको ई इनवॉइस बनाने की जरूरत नहीं है, आपको डिक्लेरेशन देनी है उसमें।
डिक्लेरेशन क्या देना होगा आपको, उसमें डिक्लेरेशन देना होगा आई वी हेयर बाय डिक्लेयर दैट दो आवर एग्रीगेट टर्नओवर इन द preceding financial year from 2017-18 onward is more than the aggregate turnover specified under sub-rule 4 of Rule 48, we are not required to prepare an invoice in term of the provision of the said rule. यानी कि आपको टैक्स इनवॉइस के ऊपर ये डिक्लेरेशन देना होगा कि आपको रिक्वायरमेंट नहीं है ई इनवॉइस बनाने की, ताकि आगे फ्यूचर में कोई दिक्कत ना हो, आपके पास अननेसेसरी नोटिस ना आए। कि कई बार क्या होता है, पोर्टल तो कहता है हमें ई इनवॉइस अगर आपकी एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड हो जाती है तो कि आप इनेबल कर दिए गए हैं ई इनवॉइस के लिए, तो आपको वहां पर डिसेबल करना है अपने आप को, क्योंकि अगर आप एग्जाम सप्लाई में या रिलेटेड सप्लाई में करते हैं डील तो आपको ई इनवॉइस की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये सबसे बड़ा चेंज इन्होंने किया है रूल 48 के सब रूल 4 में इसको इंसर्ट किया है। डिक्लेरेशन आपको यहाँ पे डालना होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट रूल में जो चेंज आया है, इन द सैड रूल्स इन रूल 86 आफ्टर सब रूल 4A द फॉलोइंग सब रूल शैल बी इंसर्टेड। यानी कि रूल जो हमारा 86 है, रूल 86 को हम पहले एक बार देख लेते हैं। यहाँ मैंने रूल्स आपके लिए ओपन किए हुए हैं। रूल 86 हमें बात करता है रूल सब 4A के बाद इसको इंसर्ट किया जाएगा। यहाँ 4A के बाद इसको इंसर्ट किया जाएगा। 4A 4B हमारा जो है इंसर्ट किया जाएगा। वेयर अ रजिस्टर्ड पर्सन डिपॉजिटेड द अमाउंट ऑफ एररसी रिफंड सैंक्शन टू हिम अंडर सेक्शन 54 सबसेक्शन 3 के अकॉर्डिंग आपने रिफंड लिया था और आपको सैंक्शन हो गया था, लेकिन वो एररसी रिफंड था, आपने वो उसको डिपॉजिट भी करा दिया है, तो अंडर सब रूल 3 ऑफ रूल 96 इन द कॉन्ट्रवेंशन ऑफ सब रूल 10 ऑफ द रूल 96 तो आपको जो है इंटरेस्ट और पेनल्टी जमा करानी है और जो आपका जो रिफंड का अमाउंट है वो आपको रिक्रेडिट कर दिया जाएगा थ्रू PMT 03A फॉर्म को लाया जाएगा, उसके थ्रू आपको जो है इसको क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो ये सब रूल 4A के बाद 4B को इंसर्ट कर दिया गया। देखते हैं, along with interest and penalty wherever applicable through form DRC 03 by debiting the electronic cash ledger on his own and being pointed out an amount equivalent to the amount of erroneously refunded deposit by the taxpayer, registered person shall be recredited to the electronic credit ledger by the proper officer by an order made in PMT 03A फॉर्म में आपको वो अमाउंट जो है रिक्रेडिट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट चेंज देखते हैं, इन द सैड रूल 87 बात करता है हमें पेमेंट की। पहले रूल 87 देख लेते हैं। रूल 87 बात करता है इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर की, जिसमें हमें यहाँ पर ऑप्शंस दिए होते हैं कि आप जो PMT 06 से जो आपको पेमेंट करनी होती है अपनी GST में लायबिलिटीज को सेट ऑफ करने के लिए, तो वहाँ पर आपको पहले ऑप्शन दिए जाते हैं नेट बैंकिंग के, RTGS के, तो इस तरीके के आपके ऑप्शन दिए जाते हैं। अब नए ऑप्शंस आपके लिए आ जाएंगे। वहाँ पर कौन कौन से ऑप्शन आएंगे, इन सब रूल 3 आफ्टर क्लोज 1 द फॉलोइंग क्लोज शैल बी इंसर्टेड। कौन कौन से, UPI का आपके पास ऑप्शन आ जाएगा, IMPS का आपके पास ऑप्शन आ जाएगा, और रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट और इमीडिएट पेमेंट सर्विसेज शैल बी इंसर्टेड। अब ये ऑप्शन भी आपको दे दिए जाएंगे ताकि आपको पेमेंट करने में कोई दिक्कत परेशानी ना हो। अब आफ्टर सब रूल 13 द फॉलोइंग सब रूल शैल बी इंसर्टेड। सेक्शन सब रूल 13 के बाद 14 को ऐड किया जाएगा, जिसमें कहा गया है a registered person may on the common portal transfer any amount of tax, interest, penalty, fee or any other amount available in the electronic cash ledger under the act of the electronic cash ledger for central tax, integrated tax or of a distinct person as specified in subsection 4
or as the case may be section 5 of the section 25 in the form PMT 09. इसमें प्रोविजो भी ऐड किया जाएगा. क्या प्रोविजो है? प्रोवाइडेड दैट नो सच ट्रांसफर शैल बी अलाउड if the registered person has an unpaid liability in electronic liability register. अब ये क्या चेंज है फ्रेंड्स? जो डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन कौन होते हैं? डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन की जो है डेफिनेशन हमें सेक्शन 25 में बताया गया है ऑफ रजिस्ट्रेशन के चैप्टर में. अगर एक पैन नंबर पे डिफरेंट रजिस्ट्रेशन लिए हुए हैं, जीएसटीएन नंबर लिए गए हैं, तो उनको दूसरी एंटिटी को डिस्टिंक्ट पर्सन बोला जाता है. तो इस अगर आपके एक जीएसटी नंबर में अमाउंट कैश लेजर में अमाउंट है, तो आप दूसरे में जीएसटी नंबर में ट्रांसफर कर पाएंगे. लेकिन कंडीशन क्या है कि आपके सेम जीएसटी नंबर पे कोई भी लायबिलिटीज आपकी नहीं होनी चाहिए. अगर आपके पास लायबिलिटीज बनती है सेम रजिस्ट्रेशन पे, तो आप दूसरे जीएसटी नंबर पे कोई भी अमाउंट ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे. जो ट्रांसफर करने का अमाउंट होता है कैश लेजर का, वो फॉर्म होता है जीएसटी पीएमटी 09. आई होप आप फ्रेंड्स आपको क्लियर होगा. अगर आपको कोई भी डाउट है, जो भी हमने रूल्स बताया आपके साथ डिस्कस करें, तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेगा. आई विल डेफिनेटली रिवर्ट बैक टू यू. इसमें जो चेंजेस हुए हैं, हम सभी चेंजेस को डिस्कस नहीं करने वाले हैं. अभी हम लास्ट चेंज हम देखने वाले हैं, रूल 88B. रूल 88B क्या है? मैनर ऑफ कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन डिले पेमेंट ऑफ टैक्स. कि आपको इंटरेस्ट देना होगा अगर आपने कोई डिले पेमेंट करी है. In case where the supplier made during a tax period are declared by the registered person in the return of the said period and the said return is furnished after the due date in accordance with the provision of section 39, तो आपको इंटरेस्ट देना होगा. अगर आप रिटर्न लेट फाइल करते हैं आफ्टर ड्यू डेट, तो आपको इंटरेस्ट देना होगा. कब नहीं देना होगा? एक्सेप्ट वेयर सच रिटर्न इज फर्निश्ड आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ preceding section 73 या section 74. In respect of such period, the interest on tax payable in respect of such supply shall be calculated or the portion of the tax which is paid by debiting the electronic cash ledger for the period delaying filing the said return beyond the due date at such rate is नोटिफाई सेक्शन 1 और सेक्शन 50. सेक्शन 50 हमें इंटरेस्ट की बात करते हैं, जिसमें बात की गई है कि आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 24% से एक्सीड नहीं होगा, तो आपको उस केस में इंटरेस्ट भी देना होगा. तो ये को ऐड कर दिया गया है इस रूल में. इन ऑल केसेस वेयर द इंटरेस्ट इज पेबल इन अकॉर्डेंस विद द सब रूल सबसेक्शन 1 और सेक्शन 50, the interest shall be calculated on the amount of tax which remains unpaid. जो हमारा पेड नहीं किया उस पर रह जाएगा. for the period starting from the date on which the tax was due to pay till the date which tax is paid at such rate as may be notified under subsection 1 और section 50 में जो हमें नोटिफाई किया गया है उसके अकॉर्डिंग ही हमें जो है टैक्स का इंटरेस्ट पे करना है. यहाँ पे एक्सप्लेनेशन को भी ऐड किया जाएगा. The input tax credit wrongly availed shall be constructed to avail utilize. आपने avail करा और utilize भी कर दिया. When the balance in electronic credit ledger falls below the amount of input tax credit wrongly availed, and the extent of such utilization of input tax credit shall be amount by which the balance in the electronic credit ledger shall fall the amount of input tax credit wrongly availed. तो अगर आपने wrongly availed और utilize कर लिया, तो उस पर भी जो है आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा. ये मैंने इंटरेस्ट के केस में बताया. रूल हम देखने वाले हैं रूल 89. रूल 89 हमें बात करता है रिफंड में. रिफंड से रिलेटेड बहुत सारे चेंजेस इसमें आए हैं. जीएसटीआर 3B को लेके इसमें बहुत सारे चेंजेस आए हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में सेपरेटली डिस्कस करूंगी. और जीएसटीआर 9C में बहुत सारे कॉलम्स में और फाइनेंशियल ईयर को ऐड कर दिया है. कुछ चेंजेस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं. फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा. अगर आपको हमारी वीडियो से कंटेंट अच्छा लगता है तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ. नेक्स्ट वीडियो में जो इसके फर्दर चेंजेस आए हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी, डिटेल में डिस्कस करूँगी, क्योंकि वो लंबी वीडियो हो जाएगी. रिफंड से रिलेटेड हम अलग वीडियो बनाऊंगी मैं, और जीएसटीआर 3B में जो चेंजेस आए हैं उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो डालने वाली हूँ. थैंक यू फॉर वॉचिंग मी.